नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। श्रीलंका में महासंकट है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। श्रीलंका में फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया। कोलंबो की सड़कों पर टैंक उतर गए हैं। श्रीलंका में संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोलंबो में लोगों का प्रदर्शन इसी बीच जारी है। गोटाबाया राजपक्षे सिंगापुर रवाना और मालदीव से सिंगापुर के लिए गोटाबाया राजपक्षे रवाना हो गए। गोटाबाया का अब तक इस्तीफा यहां पर नहीं हुआ है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। लगातार श्रीलंका में लोग राष्ट्रपति भवन के भीतर देखे जा रहे थे और स्विमिंग पूल से लगाकर के शयन कक्ष तक लोगों की मौजूदगी देखने को मिल रही थी। लगातार प्रदर्शनों का दौर भी। श्रीलंका की सड़कों पर हालात नियंत्रण से बाहर हो गए थे और अब मोर्चा संभाला है सेना ने। श्रीलंकाई संसद की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। कोलंबो की सड़कों पर अब टैंक नजर आ रहे हैं सेना के। कोलंबो में लोगों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। श्रीलंका का महासंकट और इसे लेकर के चिंताएं लगातार गहराती हुई नजर आ रही हैं। तो आपको बता दें कि कोलंबो में जहां एक तरफ प्रदर्शनों का दौर चल रहा है, गोटाबाया राजपक्षे इसी बीच खबर है कि सिंगापुर के लिए रवाना हुए। मालदीव गए थे पहले, मालदीव से अब सिंगापुर चले गए हैं और सिंगापुर में वे रवाना होने की उनकी जानकारी सिंगापुर के लिए। गोटाबाया का अब तक इस्तीफा नहीं हुआ है और इसी बीच ये तस्वीरें देखिए। ये श्रीलंका की सड़कों की तस्वीरें हैं। कोलंबो जो कि श्रीलंका की राजधानी है, वहां की तस्वीरें हैं। राजधानी में किस तरीके से सेना मोर्चा संभालती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हालात सब कुछ नियंत्रण से बाहर नजर आ रहे थे। जिस तरह से लोगों की भीड़ राष्ट्रपति भवन और तमाम सरकारी दफ्तरों में देखने को मिल रही थी, उसके बाद नियंत्रण से हालात बाहर होते हुए साफ तौर पर दिखाई दिए। जो तस्वीरें आई वो तस्वीरें बता रही थी कि लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और अब सेना ने मोर्चा संभाला है। तो श्रीलंका के संकट को लेकर के तरह तरह के कयास इस वक्त लगाए जा रहे हैं। वहीं हालात और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का विरोध, लोगों का गुस्सा, आक्रोश, बवाल, सब कुछ यहां पर अब सड़कों पर नजर आ रहा है। और श्रीलंका में जो भीड़ है लोगों की, वो तमाम जगहों पर अनियंत्रित नजर आ रही है। लोगों को ना खाने पीने का सामान मिल रहा है, ना किसी तरह की सर्विसेज मिल रही हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा है। अब सेना ने चौकी मोर्चा संभाला है। श्रीलंकाई सड़कों को खाली करवाया जा रहा है। कोलंबो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सेना के टैंक नजर आए हैं और लोगों से कहा गया है कि वे अपने घरों को लौट जाएं और बाहर उपद्रव नहीं फैलाएं, वरना सख्ती दिखाई जा सकती है। तो श्रीलंका अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। जनता की बुनियादी जरूरतें पूरी कर पाने में सरकार पूरी तरह से असफल होकर के भाग गई है। जनता में भारी आक्रोश है और नतीजा यह हो रहा है कि जनता अब सड़कों पर है। श्रीलंका में इमरजेंसी घोषित हो चुकी है। राष्ट्रपति गोटाबाया ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है और हाल यह है कि कोलंबो में जनता का आक्रोश थम नहीं रहा। विरोध, गुस्सा और बवाल की तस्वीरें आम है और इन तस्वीरों को समझिए। इन 10 तस्वीरों के जरिए, 10 कैमरों के जरिए आप समझिए कि किस तरीके से हालात बेकाबू हो गए हैं। श्रीलंका में आखिरकार ये हो क्या रहा है, किसी की समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तमाम चीजें इस वक्त बिगड़ती हुई नजर आ रही है। पूरा देश जो है अब वो तबाही के दौर से गुजर रहा है। पहली तस्वीर, उसके बाद दूसरी तस्वीर, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं तस्वीर और इसके बाद 10वीं तस्वीर में देखिए तमाम जो जनता वो सड़कों पर है और अपने नेताओं के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों का दौर जारी है। लगातार तमाम लोगों का सड़कों पर निकलने का सिलसिला देखा गया है और इसी बीच ये अपडेट है कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में सेना के टैंक उतर आए हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि लोग अपने घरों को लौट जाएं, सड़कें खाली कर दें। जो उपद्रव फैलाए जा रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया है और यह भी कहा गया कि उपद्रव नहीं फैलाएं, किसी तरह की अफवाहें नहीं फैलाएं। हालांकि वहां पर अब तमाम चीजें जो है अब वो बाहर हो गई है नियंत्रण से, चाहे वो सार्वजनिक व्यवस्था प्रणाली हो, कानून व्यवस्था हो, तमाम चीजें अब बाहर नजर आ रही हैं और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।
तो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। कुछ और तस्वीरें भी हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीलंका से, जहां पर आप देखिए कि श्रीलंका में हालात किस कदर बिगड़ गए हैं। और ये जब हालात पैदा हुए तो मोर्चा यहां पर सेना ने संभाला है, सड़क पर सेना उतरी, फ्लैग मार्च किया है। हाल यह है कि श्रीलंका में एक बार फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन जनता पर इसका कोई असर नहीं है। प्रदर्शन लगातार जारी है क्योंकि लाखों लोग सड़क पर हैं। लोगों में भुखमरी और बेरोजगारी और आखिरकार किस तरीके से खाने पीने का इंतजाम हो, ये सब वहां पर जो है वो देखने को मिल रहा है। संसद की सुरक्षा को बढ़ाया गया है और एक तस्वीर पीएम की कुर्सी की सुरक्षा की, सेना के जवान कुर्सी की सुरक्षा में तैनात किए गए, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में जिस तरीके से भीड़ घुसी और तमाम जगहों पर, चाहे वो बेडरूम हो, राष्ट्रपति का स्विमिंग पूल हो, वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी कि किस तरीके से लोगों की भीड़ वहां पर पहुंच गई थी। चाहे वो किचन हो राष्ट्रपति भवन का, तमाम जगहों पर लाखों लोगों की भीड़ नजर आ रही थी और लोग वहां पर कई लोग एंजॉय भी करते हुए नजर आ रहे थे कि किस तरीके से वो फोटो खिंचवा रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। और अभी आप ये 5 अलग अलग तस्वीरें देखिए। सेना का फ्लैग मार्च की पहली तस्वीर, उसके ठीक नीचे संसद की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सड़क पर जनता है, जनता अपने शासकों से नाराज है और शासक भाग चुके हैं। ये हालात इस तरह से बेकाबू हो गए हैं कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि आखिरकार क्या होगा श्रीलंका का। श्रीलंका में कर्फ्यू की तस्वीर देखिए और उसके ठीक नीचे की तस्वीर है वो सुरक्षा में पीएम की कुर्सी। पीएम बचे नहीं लेकिन कुर्सी मौजूद है और लोगों से इस कुर्सी को बचाने के लिए सुरक्षा यहां पर कुर्सी की तैनात करनी पड़ी है। हालात इस तरह से बेकाबू हैं कि लोग सड़कों पर है, लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है। अब जरा एक एक करके आप समझिए कि आखिर श्रीलंका में अब तक क्या हुआ है। 31 मार्च की बात करें, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। उसके बाद आते हैं 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल को कैबिनेट को भंग कर दिया गया। राजपक्षे इसके बावजूद प्रधानमंत्री बने रहे और 3 अप्रैल के बाद आया 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को विरोध पूरी तरह से भड़कता हुआ नजर आया और पीएम दफ्तर पर लोगों ने हमला कर दिया। इसके बाद 12 मई को याद कीजिए जब विक्रम सिंघे नए प्रधानमंत्री श्रीलंका के बने। और उसके बाद आती है 9 जुलाई। 9 जुलाई को राष्ट्रपति आवास पर कब्जा किया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रपति गोटाबाया गायब हो गए अचानक से। राष्ट्रपति गोटाबाया के इस तरीके से गायब होने के बाद स्थितियां और ज्यादा खराब होती गई क्योंकि उन्होंने भांप लिया था। 12 जुलाई को याद कीजिए जब गोटाबाया देश छोड़कर ही भाग छूटे क्योंकि उन्हें इस बात का अंदेशा हो गया था कि अब स्थितियां बाहर चली गई हैं। 13 जुलाई को चरम पर आक्रोश पहुंचा, सड़क पर जनता आ गई, श्रीलंका में आपातकाल लागू कर दिया गया और आखिर में आया 14 जुलाई जब प्रदर्शन उसी दिन से लगातार चल रहे हैं। लोग सड़कों पर है और सरकार का कोई अता पता नहीं है। सरकार अपनी जान बचाकर भाग खड़ी हुई। तमाम मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब लोग गायब हो गए जब पता चला कि जनता भड़क गई है, स्थितियां बेकाबू हो गई हैं और जो जिम्मेदार थे वो आखिरी समय तक कुर्सी से चिपके रहे, वही कुर्सी अब खाली हो गई है और सरकार का कोई अता पता नहीं है। स्थितियां नियंत्रण से बाहर चली गई हैं। तो हम आपको ये टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि आखिर कब कब क्या क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, कैसे पूरा जो जनता का आक्रोश और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था तबाह होती गई। और ये भी कहा जा रहा कि आखिरकार श्रीलंकाई सरकार ने ना ध्यान दिया ना जनता की सोची और इसकी वजह से श्रीलंका का यह हाल हुआ। अब जरा आप इस बात को समझिए कि आखिरकार श्रीलंका की बर्बादी की कहानी क्या है और ये कैसे, ये श्रीलंका का कांड दरअसल हुआ कैसे, ये स्थितियां एक देश में बनी कैसे जब लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें चल रही थी। आखिर इसका जिम्मेदार है कौन, ये बड़ा सवाल है। श्रीलंका में 2 सालों में विदेशी मुद्रा भंडार में 70% से ज्यादा की गिरावट आई है। महंगाई की दर 17% को पार कर गई। 2018 को याद कीजिए, श्रीलंका का व्यापारिक घाटा $10 अरब का था। $5.6 बिलियन की आय पर्यटन से होती थी अकेले श्रीलंका को। उस श्रीलंका का हाल क्या हुआ? टूरिज्म के चलते लंका आधे से ज्यादा घाटे की भरपाई कर रहा था। कोरोना के चलते श्रीलंका की कमाई कम हुई और सरकार की नीतियां श्रीलंका को ले डूबी। सरकार को बड़ा झटका लगा, कर्ज पर ब्याज बढ़ता चला गया। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए श्रीलंका ने ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेना जारी रखा और कर्ज लिया गया। श्रीलंकाई सरकार ने संकट से निपटने के लिए ज्यादा नोटों की छपाई कर दी। नोटों की ज्यादा छपाई के चलते महंगाई तेजी से बढ़ गई और इन्फ्लेशन जो था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। श्रीलंका ने चीन से कर्ज लिया।
रुपए की कीमत को घटाया, आयात पर रोक लगा दी। फरवरी में रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, उसका भी असर पड़ा। यूक्रेन युद्ध के चलते श्रीलंका का पर्यटन पूरी तरह से प्रभावित ही नहीं हुआ बल्कि चौपट हो गया। तरह तरह के कर्ज श्रीलंका की सरकार ने पर्यटन पर लाद दिए। इसकी वजह से जो बचे कुचे पर्यटक थे वो भी आना बंद हो गए। जो निर्यात था वो खत्म हो गया, आयात बढ़ता चला गया और कर्ज बढ़ता चला गया। चीन से कर्ज लेना, भारी किस्तें चुकाना बर्बादी की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है श्रीलंका की। और श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट प्रोजेक्ट चलाने के लिए चीन से कर्ज लिया। आपको बता दें कि श्रीलंका ने ज्यादा खर्च करना शुरू कर दिया। श्रीलंका के पास विदेशी कर्ज की किस्तें चुकाने लायक भी फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचा था। इसके बावजूद इस सरकार ने ध्यान नहीं दिया। राष्ट्रपति राजपक्षे की 2019 में टैक्स की कटौती से हालात बिगड़ गए। शुरू किया गया टैक्स कटौती का और जो पैसा आ रहा था वो भी नहीं आया। टैक्स कटौती से एक साल में करीब 1.4 बिलियन डॉलर से ज्यादा का घाटा श्रीलंकाई सरकार को हुआ। रेटिंग एजेंसियों ने श्रीलंका को डाउनग्रेड कर दिया। विदेशी बाजार तक उसकी पहुंच लगभग खत्म हो गई। 2021 की शुरुआत में श्रीलंका में विदेशी मुद्रा की कमी गंभीर समस्या बनी। सरकार ने रासायनिक उर्वरकों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। किसानों को जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया और इस वजह से बड़े स्तर पर फसल यहां पर बर्बाद हो गई और जो खेती हो रही थी उसको भी श्रीलंकाई सरकार की नीतियों ने तबाह कर दिया। श्रीलंका को विदेशों से अपने खाद्य भंडार की आपूर्ति करनी पड़ी। आयात बढ़ता चला गया और इसके लिए भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा श्रीलंकाई सरकार को खर्च करनी पड़ी। सरकार के खाते में पैसे खत्म हो रहे थे और ब्याज ले लेकर के सरकार जो है वो ऐशो आराम के साधन खरीदती चली गई। इसका असर उसके विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा। खाद्य पर प्रतिबंध से हालात बिगड़ गए। श्रीलंका के चाय और रबर के निर्यात को नुकसान पहुंचा। 74 साल बाद सबसे गंभीर वित्तीय संकट से श्रीलंका जूझ रहा है, पर अभी करीब 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज श्रीलंका पर है। श्रीलंका ईंधन और दवाई जैसी जरूरतों की तमाम चीजों को आयात करने की स्थिति में नहीं है। तो ये आपने देखी श्रीलंका की बर्बादी की कहानी कि आखिरकार कमी कहां रही। श्रीलंका से आई इस तस्वीर को अब देखिए और गौर से इसे देखिए। सेना के जवान यहां पर तैनात है। प्रधानमंत्री की कुर्सी की सुरक्षा में चौकस इंतजाम है। पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि प्रदर्शनकारी यहां तक नहीं पहुंच जाए। बाहर सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ है। तमाम जगहों पर लोग सड़कों पर हैं और इसी बीच यहां पर प्रधानमंत्री की कुर्सी की सुरक्षा की जा रही है। और ये वो प्रधानमंत्री की कुर्सी है जिस पर आरोप है कि इस पर बैठने वालों ने जनता की सोची नहीं, अपने भोग विलास में उलझे रहे और सत्ता का मजा लेते हुए पूरे देश को बर्बाद कर दिया। और आज हालात यह है कि इस कुर्सी की ही सुरक्षा करनी पड़ रही है। इस पर बैठने वाले भाग गए डर करके जनता से। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। देश के कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से हाहाकार मचा है। कई जगहों पर बारिश आसमान से आफत के तौर पर गिर रही है। बारिश और बाढ़ के चलते सामान्य जनजीवन पटरी से उतर गया है। गुजरात और महाराष्ट्र में बारिश का सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है और इन राज्यों में बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों की मौतें हो रही है। राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। सरकारों की तरफ से अपने अपने तरीके से राहत लोगों तक पहुंचाई जा रही है, लेकिन ये नाकाफी है। और अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा समझिए कि किस तरीके से आसमान से आफत बरसी है। ये बारिश नहीं आफत है। पहली तस्वीर देखिए, लगातार भारी बारिश की वजह से कई निचले इलाकों में पानी भर गया। बारिश की वजह से हालात कैसे बिगड़ते चले गए और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। हाईवे पर भी पानी भर गया, उसकी तस्वीर भी है। बेतवा नदी जो है, और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पर नदियों में उफान है और साथ ही साथ पानी का बहाव तेज रफ्तार से देखा जा रहा है। आशियाने लोगों के टापू में बदल गए हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस तरह के हालात हो गए बारिश की वजह से। और फर्नीचर शोरूम में भी जब पानी घुसा तो हालात कैसे हुए वो तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है।
तो वहीं मुंबई और महाराष्ट्र में आज भी जोरदार बारिश का सिलसिला जारी है। मुंबई और ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में बारिश का दौर लगातार जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। शहर के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थितियां पैदा हो गई है। कुछ स्थानों पर यातायात भी बाधित हो रहा है। मुंबई के कई निचले इलाके पानी से पूरी तरह से घिर चुके हैं। पानी भर चुका है। ये पानी लोगों के घरों तक भी पहुंच रहा है और लोगों की परेशानी अब बढ़ती जा रही है। दो अलग अलग तस्वीरें जिसके जरिए आप समझेंगे कि कैसे भारी बारिश लोगों के लिए अब आफत बन गई है। अब देखिए, लगातार हो रही बारिश जो है वो लोगों को परेशान किए हुए है। जो कई निचले इलाके हैं, कच्ची बस्तियां हैं, उन तक पानी पहुंच गया है और लगातार लोगों को दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो आवागमन की बात करें या फिर घरों में रहने वाले लोगों की बात करें, तमाम जगहों पर परेशानी जो है अब वो उनका अंबार लगा हुआ है। ये आप देखिए, यातायात पर भी इसका गहरा असर देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान इस वक्त इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि ये बारिश अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। जैसे जैसे लगातार समय बीता जा रहा है, निचले इलाकों में पानी और ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। तो वहीं महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर हैं और इससे सड़कों पर बाढ़ आ गई है और इससे में आसपास के रहने वाले लोगों को अपने सामान और बच्चों को अपने कंधों पर उठाकर सड़क पार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये तस्वीरें नासिक की हैं, महाराष्ट्र में, जहां पर भारी बारिश के बाद इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। बाढ़ जैसी स्थितियां कई इलाकों में पैदा हो गई है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बड़े होने चाहिए हमको। बस क्या होना चाहिए? पुल बड़ा होना चाहिए, ऐसा पुल बड़ा होना चाहिए। तो अभी आप यहाँ से आए, अपनी जान जोखिम में डाल के आप अपने लड़के को सिर पे उठाकर यहाँ से आए, तो आपको डर नहीं लगता है कि आपका लड़का गिर जाएगा? ऐसा कुछ नहीं, कहीं ऐसा कुछ नहीं ऐसा, लेकिन ज़्यादा पानी होता है ना, हम इधर ही रुक जाते हैं शाम तक। यहाँ पानी बहुत है, पुल के ऊपर पानी आया है, इसलिए हम जा नहीं सकते और गाड़ी आ सकती है, इधर जा सकती है। हर साल ऐसे ही होता है क्या आपके गाँव में? यस। तो वहीं महाराष्ट्र में वैतरणा नदी उफान पर बह रही है और पालघर, बोईसर, डहाणू, जवाहर के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। बारिश की मेहरबानी, नदियों में पानी ही पानी हो गया है। नदियां जलमग्न हैं और अब लोगों को डर सता रहा है कि निचले इलाके डूब क्षेत्र में आ गए हैं। अगर ये स्थितियां और ज़्यादा लगातार रहती है कंटिन्यू, तो कई इलाके बाढ़ के चपेट में आ सकते हैं। फिलहाल अभी भी कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं और वहां पर लोगों को राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। वैतरणा नदी की तस्वीर है, जहां पर भारी बारिश के चलते वैतरणा नदी अब पूरी तरह से उफान पर बह रही है। नदी के तटीय इलाकों पर रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है और लोगों को इस नदी से दूर रहने की सलाह दी गई है। तो वहीं अकोला से 30 किलोमीटर दूर जो है अब वो पास नदी में बाढ़ आई और इसकी वजह से उरल, झुरल और रेमापुर गांव का संपर्क टूट गया है। इस गांव के बीमार बुजुर्गों को अस्पताल में पहुंचाने के लिए लोगों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी है। उसकी तस्वीरें देखिए कि एक तरह की परेशानी नहीं है, चाहे वो खाने पीने की बात करें, आवागमन की बात करें या फिर कोई बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल तक ले जाने की ही बात क्यों ना हो, परेशानी पैदा हो गई है। अस्पताल पूरी तरह से पानी से भरे हुए हैं, चारों तरफ पानी पानी है। ऐसे में लोगों को न चिकित्सा सुविधा मिल पा रही है, न खाने पीने का इंतजाम हो पा रहा है, न ही वे कुछ खरीद पा रहे हैं। बाजार पूरी तरह से लबालब हैं। ये तस्वीरें बताती है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वो भारी परेशानी से जूझ रहे हैं। तो वहीं गुजरात के 5 जिलों में भारी बारिश को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के कई इलाके पूरी तरह से बाढ़ग्रस्त हैं। ये अलर्ट डांग, वलसाड, जूनागढ़, गिर, सोमनाथ और नवसारी जिलों के लिए जारी किया गया है। प्रदेश में अब तक 50% से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है और इसकी वजह से कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। गुजरात के 5 जिलों में अलर्ट जारी किया गया क्योंकि भारी बारिश लगातार चल रही है और कई इलाके इसके चपेट में आ सकते हैं। बाकी निचले इलाकों में लगातार पानी भरा हुआ है और लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। उधर भारी बारिश की वजह से गुजरात में मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर पानी भर गया और इसके बाद इसे बंद कर दिया गया है। आवागमन पूरी तरह से यहां पर ठप हो गया है। वहीं
आपको दिखा रहे हैं कि अलीपुर से वलसाड का जो हाईवे है वो भी पूरी तरह से बंद हो गया है। नवसारी के जिला कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि ज़रूरी हो तभी लोग यात्रा करें, वरना यात्रा करने से बचें, क्योंकि जो तमाम इलाके हैं वो प्रभावित हुए हैं और ख़ासतौर पर इन इलाकों में नवसारी सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है। नवसारी आसपास के इलाके जो है वो पूरी तरह से बाढ़ग्रस्त इलाके यहाँ पर हो गए। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया है। तो वहीं सूरत में हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि अब ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पूर्णा नदी की ड्रोन से तस्वीरें ली गई, वो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। बारडोली के महुआ के आसपास के इलाकों की तस्वीरें भी है, जहां पर ये बारिश अब लोगों के लिए बर्बादी लेकर के आई है। कई इलाके जो है वो पानी से पूरी तरह से लबालब हैं, भरे हुए हैं। बाढ़ के हालात यहाँ पर है और कई जो आशियाने हैं वो अब टापू में बदल चुके हैं। ये ऊपर से ली गई तस्वीर है, पूर्णा नदी के पास की तस्वीर और आसपास के इलाके की तस्वीर है, जिससे देखिए कि आप अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर तबाही का मंजर अब देखने को मिल रहा है। भारी बारिश ने लोगों के जीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। तो भारी बारिश के बाद गुजरात में राजपीपला में एक फर्नीचर शोरूम में भी पानी घुस गया, जिसकी वजह से शोरूम में रखा सारा का सारा फर्नीचर पानी में डूब गया। जब इस शोरूम में पानी आया तो हाल कैसे रहा ये आप इन तस्वीरों में देखिए। पूरा फर्नीचर खराब हो गया है, लोगों की जान पर बनाई है। न सिर्फ फर्नीचर बल्कि लोग इतने प्रभावित हुए हैं कि कई इलाकों में हालात ये है कि लोगों के सामने ये संकट खड़ा हो गया कि जान कैसे बचाएं। तो राजपीपला की तस्वीर है जहां पर शोरूम में पानी भरने से ये पूरा का पूरा शोरूम तबाह हो गया। चल आपने निकली तो वहीं गुजरात के नर्मदा में एक बार फिर से बरसात में की ओर से अपना रौद्र रूप दिखाया गया। वलसाड के कपराड़ा में 20 इंच तक बारिश हुई है, इसकी वजह से भारी उथल पुथल मची हुई है। यहाँ बाढ़ से 40,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और 2500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। ये तस्वीरें देखिए कितनी भयावह तस्वीरें हैं, जहां पर लोगों के सामने जान का संकट है। गुजरात में नवसारी के चीखली में भी भारी बारिश होने की खबर है। 6 घंटे में 8 इंच बारिश यहाँ पर हुई है। कई इलाकों में जलभराव हो गया, कई मंदिर मकान लोगों के आशियाने डूब गए हैं पानी में। चीखली में कावेरी नदी का रौद्र रूप भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आप देखिए कावेरी में लगातार पानी आने की वजह से ये नदी भी अब खतरे के निशान पर आ गई है। भारत के खिलाफ नापाक साजिश। देश में बैठे दुश्मनों का खौफनाक प्लान। भारत को इस्लामिक देश बनाने का प्लान। धर्म के नाम पर देश को तोड़ने की साजिश। मुस्लिम युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग। विदेशी पैसों से देश में आतंकी प्लान। आतंकियों का प्लान 2047 डिकोड। तो चलिए अब हम आखिर में आपको दिखाते हैं आतंकी साजिश की कहानी। आतंकियों ने पटना को दहलाने की साजिश रची थी और राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में समुदाय विशेष के लोगों को आतंकी प्रशिक्षण देने का काम यहां पर चल रहा था और इसके लिए दक्षिण भारत से 12 सदस्यीय टीम के पटना आने की जानकारी आईबी दिल्ली ने दी थी। इसके बाद एनआईए, एटीएस और स्थानीय पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। आतंकी ट्रेनिंग देने का काम सिमी के पूर्व सदस्य और गांधी मैदान ब्लास्ट कांड के आरोपी के सगे भाई अतर परवेज और झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर इसमें शामिल था, मोहम्मद जलालुद्दीन कर रहा था और इसी के लिए उसे पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से और केरल जैसे राज्यों से फंडिंग मिल रही थी। ये अब तक की जानकारी सामने आई है।
यहां भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान चल रहा था, जो बेनकाब हुआ है। देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में पुलिस ने फुलवारी शरीफ से अब तक 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक का नाम मोहम्मद जलालुद्दीन है, जो झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर बताया जा रहा है, और इसी के मकान में अहमद पैलेस नाम का यह मकान, जहां से आतंकी गतिविधियां चलती थीं। इस मामले में जिस दूसरे संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी हुई है, उसका नाम अतर परवेज है, जो फुलवारी शरीफ के गुलिस्तान मोहल्ले का रहने वाला बताया जा रहा है, और ये प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी का पूर्व सदस्य रह चुका है, इस तरह की जानकारी है, और वर्तमान में पीएफआई और एसडीपीआई का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। अतहर परवेज ने गांधी मैदान के ब्लास्ट के आरोपियों को बेल दिलाई थी, ये भी सूचना मिली है। आतंक का फुलवारी मॉड्यूल धार्मिक कट्टरवाद के चेहरों को बेनकाब कर रहा है। तो चलिए इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।